आप सभी को स्क्रीन शेयर हो गई है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। यस सर। ये एक प्रसिद्ध क्लास के नोट्स है, मेरे खुद के नोट्स नहीं हैं। हम लोग जो अच्छा है वो सब एक जगह ला करके कंपाइल करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसमें भी वही किया गया है। इसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं। हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों की इच्छा है तो आप बने रहिए, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। पर मटेरियल बहुत अच्छा है और इसी पे आधारित एनईपी पे कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन आपके इसमें रह सकते हैं, क्योंकि एनईपी आपका एडमिनिस्ट्रेशन में भी आएगा और एकेडमिक में भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes द करिकुलम एंड पेडागोजी शुड बी। मतलब आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए, मतलब अभी जो ड्रॉप आउट रेट होता है बहुत, उसको रोकने के लिए, बच्चों का रिटेंशन बढ़ाने के लिए, बच्चे रहना चाहिए, इसके लिए 2020 में क्या प्रस्तावित है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा कैसी होनी चाहिए। पेडागोजी एंड करिकुलम मस्ट बी, दैट मस्ट बी। सर बच्चा तो छीन लिया। पार्डन। को जो करते काटू चेक कर ली दिया। हेलो सुशील सर। फिर भी यही बना रही। सुशील सर माइक बंद कर दीजिए प्लीज़। यहाँ, हाँ सुशील सर अब बताइए। तो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भी वंचित समूह के छात्र छात्राएं हैं, उनको अगर हमको स्कूल में रोकना है, उनका रिटेंशन करना है, तो हमारा जो करिकुलम है, जो पेडागोजी है, वो इंगेजिंग और कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए। मतलब संलग्नित और संदर्भित होनी चाहिए। मतलब उसका संदर्भ बच्चों के क्या कहेंगे हम उसको, बच्चों के एनवायरनमेंट से लगना चाहिए। बच्चों का जो भी उसका संदर्भ रहेगा। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर आपने नोट किया होगा, लोकल फॉर वोकल की कंसेप्ट को बताया गया है। मतलब आपकी पेडागोजी जो है वो कैसी होनी चाहिए, संदर्भ सहित होनी चाहिए। संदर्भित हो, संदर्भित का मतलब क्या, वो बच्चों के पर्यावरण से संदर्भित हो, बच्चों के वातावरण से उसका संबंध आता हो। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी, इंगेजिंग एंड कंटेक्चुअल। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। नंबर 1, बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डिटर्मिनेंटल टू एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मतलब पॉइंट समझिए कि मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। यहाँ डेट्रीमेंटल का मीनिंग बहुत से लोग नहीं निकाल पाते तो प्रॉब्लम हो जाती। डेट्रीमेंटल का मतलब नेगेटिव है। बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग मतलब मातृभाषा में अगर शिक्षण दिया गया तो बच्चों की उन्नति में बाधक है, ऐसा इसका कहना है क्या? नहीं, मतलब ये गलत। दिस इज़ नॉट करेक्ट। उसने क्या पूछा है ऊपर सर से? हाँ जी। सर इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी नेगेटिव आंसर होता है और जिस भी आंसर में ओनली लगा होता है हाँ जी। वो गलत होता है हमेशा आंसर। ओके, देन स्कूल शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। विद्यालयों ने बच्चों को प्रेरित करना है अंग्रेजी सीखने के लिए प्रथम भाषा के रूप में, ये भी गलत है। मतलब ये भी पॉइंट यहाँ कट गया। देन नंबर 3, मल्टीलिंग्वलिज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। इट्स अ फैक्ट। अगर बच्चे बहुत सारी भाषाएं सीखते हैं तो उनका डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से होता है, विकास बड़ी तेज़ी से होता है, ऐसा पाया गया है। बच्चे बहुत स्पीडीली डेवलप्ड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मल्टीलिंग्वलिज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स।
देन बाइलिंगुअल अप्रोच कन्फ्यूजेस स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग, ये भी गलत है। अगर हम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझ में जल्दी आता है, मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कई बार मल्टीलिंगुअलिज्म के चलते बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, at the primary level national education policy 2020 proposes blank as the medium of instruction across the nation। पूरे भारत भर प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश की भाषा के रूप में माना गया है? कौन सी कक्षा तक माना गया है ये भी बताइएगा। एनईपी में कहाँ तक प्रपोज किया गया है? 5th क्लास तक सर। 5वीं कक्षा सर। उनका कहना है 8वीं तक लो, पर कक्षा 6 तक तो लेना ही लेना है, कंपलसरी कर दिया गया है। तो यहाँ पे मातृभाषा या मदर टंग, जिसको कहेंगे हम होम लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, जो कि प्राथमिक स्तर पे उस भाषा में बच्चों को आप पढ़ाइए, ये एनईपी 2020 कहता है। देन द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज, असेसमेंट जो है, जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन, मतलब उनके रटने की क्षमता का परीक्षण करना है क्या हमको? नहीं। मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, ये रिप्रोडक्शन और रिकॉल कौन से स्टेज में आता है एजुकेशन के? किसको अगर पता होगा, जो बीएड कर रहे हैं या जिनका बीएड हो चुका है वो बताएंगे अभी अभी। रिप्रोडक्शन और रिकॉल ये किसके इसमें आया हुआ है? थ्योरी, किसके थ्योरी में है? ढूंढ के बताइए। पार्डन? हाँ अजीत सर। सर ये इलेक्शन थ्योरी है, इलेक्शन का थ्योरी में रिकॉल करना, ये थर्ड में होगा सर। रिप्रोडक्शन और रिकॉल जो है वो इरिक्शन का थ्योरी है, करेक्ट है। और यहाँ पे दूसरा भी आंसर करेक्ट है कि बच्चों को हम याद करने की क्षमता को नहीं नाप रहे हैं। या डी, टू अराइव एट पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री, या पूरे देश के बच्चों की तुलना नहीं कर रहे हैं हम। हमारा मानना है एनईपी 2020 का कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में ग्रेट है, यूनिक है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बच्चों को लर्निंग के प्रोसेस में सपोर्ट करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो बच्चों को उसकी गलतियां समझ में आएगी और वो गलतियों को वो दुरुस्त करेगा और आगे बढ़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। ब्लैंक प्लेस इज कॉम्प्रहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड फ्लैगशिप प्रोग्राम of the government of India to attain the universal elementary education in the country in a mission mode। Blankless is the comprehensive and integrated flagship program है। ये कौन सा है? तो भारत की जो हमारी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। उसी का व्यापक रूप, नया रूप, आधुनिक रूप अभी एनईपी 2020 है। उस दिन हमने इस पे बात की थी। एनईपी 1986 के चेयरमैन कौन थे? किसके अध्यक्षता में एनईपी 1986 बना था? माहित नाही, तिथं पाहावं लागेल। कोठारी जी के, कस्तूरी रंजन भाले राव। हाँ हाँ जी मैडम बोलिए, कौन? यशपाल कमेटी सर। मैडम यशपाल 92 के थे। कोठारी सर, कोठारी सर। सर दौलत सिंह कोठारी। कोठारी 1968 के थे। ये कस्तूरी कुछ ऐसा नाम है सर, कुछ रामचंद्र, आचार्य राममूर्ति, आचार्य राममूर्ति 1986 के हैं। 68 के डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी हैं। 92 के डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल हैं। प्रोफेसर यशपाल ने बैग का वजन कम करने का सुझाव दिया था कि बच्चों की जो किताबों का वजन है, बैग्स का वजन है, वो कम किया जाए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था 1986 वाला, जिसका एक और नाम है, बताइए कोई, जिसमें उस वक्त 150 रुपये प्रदान किए गए थे उस चीज़ के लिए, बेसिक सुविधा में उस चीज़ को माना गया था। इसका एक और नाम है जिसमें ऑपरेशन ऐड किया गया है। सर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। एग्जैक्टली, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत हर स्कूल को 150 रुपया एक क्लास के लिए दिया गया था, जिसमें कक्षा में वो ब्लैक बोर्ड का निर्माण करें। तो ये कहलाया भारत का फ्लैगशिप प्रोग्राम एजुकेशन पॉलिसी के लिए, एनपीई 1986। अगला सवाल, सर इसके कौन थे सर, कौन थे इनके वो? आचार्य राममूर्ति। ओके सर। Then, as per National Education Policy 2020, education must be focused only on predetermined content. पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पे केंद्रित होना चाहिए क्या? भैया किसका माइक चालू है, कृपया बंद कर दें। भाई माइक किसका चालू है, बंद कर दो प्लीज। देन नंबर 2, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है हमको। देन डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। बी इंक्वायरी ड्रिवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड, बच्चों को खोज करने की क्षमता का विकास करना है, वो कुछ ना कुछ ढूंढे, कुछ ना कुछ निर्धारित करें, अन्वेषण करें। मतलब इसमें के एक रॉन्ग है, 3 करेक्ट है, तो इसका सही आंसर है 2, 3, 4, और 2, 3, 4 आ रहा है ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। सही है। आप में से कई लोगों के सर पे से जा रहे होंगे सवाल, मैं मानता हूँ कई लोगों को बोर भी हो रहा होगा, क्योंकि नवोदय के टीचर्स जो हैं खास करके वो बहुत ज्ञानी होते हैं। उनको लगता है कि एनईपी या एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सॉरी एकेडमिक तो हमको ऐसे ही आता है, एकेडमिक की ज़रूरत ही नहीं है। पर दोस्तों इस बार 60 नंबर का यही पोर्शन है, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी लोग सीसीएस रूल करने ही वाले हैं। अगला सवाल, द शिफ्ट प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम। अभी तक हमारी शिक्षा नीति जो थी वो स्टैंडर्डाइजेशन वाली थी, अब हम उसको क्या बना रहे हैं, फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। फॉर्मेटिव टू समेटिव है कि अभी समेटिव टू फॉर्मेटिव है? अभी असेसमेंट कौन सा हो रहा है? समेटिव टू फॉर्मेटिव। तो ये कट गया, मतलब इसमें इन्होंने फॉर्मेटिव टू समेटिव बोला, ये रॉन्ग है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम, हम परीक्षाओं के लिए सीख रहे हैं क्या? अभी नहीं। हमारा मानना है कि बच्चा अपने लाइफ में कहीं तो भी स्टैंड करे, ना कि एग्जाम ओरिएंटेड बने। देन मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी, ये गलत है, ये रिजिडिटी टू मल्टी डिसिप्लिनरी जा रहे हैं हम, मतलब ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द शिफ्ट प्रपोज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, मानवीयकरण से लचीलेपन की ओर जा रहे हैं हम। हमारा एजुकेशन सिस्टम अब धीरे धीरे फ्लेक्सिबल बन रहा है। हाँ बीडी सर बोलिए। भाई जिसका भी माइक चालू रहे कृपया बंद कर दें। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसीडर्स मल्टीलिंक्वलिज्म, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को क्या मानती है? बच्चों के सीखने में रुकावट, एज अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन, टीचर के लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ाना है, एज अ बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के बीच में एक बैरियर के रूप में मानती है? नहीं, ये तीनों भी नहीं है। मल्टीलिंग्वलिज्म को हम हिंड्रेंस नहीं मानते, हम कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं मानते, हम बैरियर भी नहीं मानते। मतलब इसका सही आंसर है वी टेक इट एज एन एसेट इन क्लासरूम। Multilingualism we think as an asset in the classroom. Get it? Point clear हुआ है? Yes, sir. Then what does National Education Policy 2020 propose for retention of students
फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, जो वंचित समुदाय के बच्चे हैं आर्थिक रूप से, उनको शिक्षण में से रिटेंशन के लिए, उनको रोकने के लिए, उनका ड्रॉप आउट कम करने के लिए क्या करना प्रस्तावित है? क्या रोट लर्निंग प्रस्तावित है? रोट लर्निंग का तो सभी ने विरोध किया। रोट लर्निंग मतलब रटंत, रट के याद कर। हाँ। देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम एज एन असेसमेंट, असेसमेंट को स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं किया हमने, वो भी गलत है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टेड, अभी क्या प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण है हमारा? जिसका परफॉर्मेंस है उसी को मार्क देंगे, जिसका नहीं उसको भगा देंगे, ऐसा है क्या? नहीं सर, होलिस्टिक डेवलपमेंट देख रहे हैं 360 डिग्री पे। करेक्ट, मतलब हमारा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग तो है ही नहीं। सो आवर टेस्टिंग इज रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, हमारा जो करिकुलम बनेगा वो संदर्भित होगा। अब संदर्भित का मतलब मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, जो बच्चे के परिप्रेक्ष्य से संदर्भित होगा। अगर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का बच्चा है, ग्रामीण विभाग का बच्चा है, तो उसको गाँव की बातें उसके किताब में दिखेंगी। जैसे गांव का मेला है, गांव में किसान कैसे काम करते हैं, पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ वो करिकुलम मीनिंगफुल हो, बच्चे को वो समझ में आए। नहीं तो पीसा में एक बार एक क्वेश्चन आया था, बच्चे को स्टार्टर और मेन कोर्स का डिफरेंस पूछा था। अब जो बच्चे मेट्रोपॉलिटन्स में रहते हैं वो तो लिख पाएँ, पर जो बच्चा नवोदय में आया है, जिसने कभी एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खाया, ऐसे कोई बच्चे थे जिनको स्टार्टर और मेन कोर्स का डिफरेंस समझ में ही नहीं आया। स्टार्टर मतलब क्या और मेन कोर्स मतलब क्या? तो वैसा अगर हम क्या कहते हैं सिलेबस देंगे तो नहीं चलेगा। दैट शुड बी मीनिंगफुल फॉर द स्टूडेंट। नेक्स्ट, व्हाट शुड द होलिस्टिक 360। सर ये स्टार्टर और मेन कोर्स आप खाने के संबंध में पूछ रहे हो? मैडम पीसा में एक सवाल आया था, इंग्लिश का पैसेज था, हाँ, हाँ। उसमें बच्चों से पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टर एंड द मेन कोर्स। तो कई बच्चों को स्टार्टर या तो मेन स्टार्टर कोर्स, सर, हाँ मैडम, सर स्टार्टर वही हुआ ना कि शुरुआत में खाने के जब इस बच्चे को कुछ खिलाया जाता है, स्टार्ट किया, मैडम मतलब बच्चों स्टार्टर को दिया नहीं, जाता है, वही ना सर? जो वही होटल्स में जाते हैं किसी को भी, हाँ हाँ उसको होटल्स स्टार्टर में, कहते हाँ हैं। स्टार्टर। पर ओके सर। जिस बच्चे को दोपहर का भोजन आप खिचड़ी के रूप में दे रहे हो, जो भोजन के लिए बच्चा स्कूल में आ रहा है, मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ, उस बच्चे को वो खिचड़ी मिल गई, जो दाल चावल आप दे रहे हो या चावल दे रहे हो जिसमें कंकड़ भी है, उस बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट करोगे क्या कि उसको स्टार्टर और मेन कोर्स का डिफरेंस मालूम रहे? नहीं। मेरा यहाँ पे कहना यह है कि हमें ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करना पड़ेगा जो सिलेबस एसी में बैठ के नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हमें सिलेबस ही ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जो संदर्भित हो, जिसमें अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या हो, वो पाठ्यचर्या बच्चे को समझ में आए। नहीं तो आपने अगर समझ लो गोवा का कार्निवल डाला तो गोवा का बच्चा लिख पाएगा। आपने कक्षा 5 की किताब में गोवा का कार्निवल डाल दिया तो वो वहाँ के बच्चे के सांस्कृतिक धरोहर है, वो लिख लेगा। पर अगर आप मिज़ोरम के बच्चों से एक्सपेक्ट करोगे कि वो गोवा के कार्निवल के बारे में लिखे तो चलेगा क्या? नहीं। मिज़ोरम का बच्चा वहाँ के लोकल लैंग्वेज में जो एक त्यौहार होता है चपचारकुट, वो उसके बारे में लिख लेगा। मतलब उसका जो पाठ्यक्रम है वो संदर्भित होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, उस बच्चे को समझे ऐसा होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एक मिनट दोस्तों, हाँ ये स्टूडेंट बोलो बेटा। जेरॉक्स यहाँ नहीं होती, वो भालेराव अंकल को बोलो, वो निकाल देंगे। What should the holistic 360 degree multi-dimensional progress card proposed in the national education policy, जो अभी बात की गई थी कि 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या क्या दिखाना चाहिए? कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। कंपैरिजन बंद करने के लिए हमने क्या किया?
रैंकिंग बंद कर एग्जैक्टली करेक्ट, हमने रैंकिंग बंद कर दी, तो कंपैरिजन तो गलत हो गया. देन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ द स्टूडेंट इन एन 8-point ग्रेड. ये ग्रेडिंग कर दिया क्या हमने? अभी हम ग्रेडिंग कर रहे हैं क्या? 10 CGPA 8 CGPA कर रहे हैं? नो सर. नो सर. मतलब ए वाला एक्सीलेंट, A+ वाला एक्सीलेंट, ए वाला एक्सीलेंट, B+ वाला वेरी गुड, C वाला ओके, D वाला एकदम वर्स्ट. ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं. जो 8-point ग्रेडिंग है वो नहीं कर रहे. देन प्रॉब्लम एरियाज इन द स्टूडेंट कंपैरिजन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन. क्या हमने ये कहा कि भाई पेरेंट्स ने मेहनत करनी है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो नहीं. तो 360 डिग्री होलिस्टिक कार्ड बताता है प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन. बच्चे का साइकोलॉजिकल, भावात्मक और संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ ये बताना है. कॉग्निटिव मतलब बच्चा कितना समझ पाता है वो, अफेक्टिव भावनात्मक, भावात्मक, और साइकोमीटर मतलब मनोगत्यात्मक, जिसमें वो साइकोलॉजिकली कहीं पे स्टैंड कर पाता है, नहीं कर पाता है, बेयर कर पाता है कि नहीं कर पाता है, उसका टीम वर्क कैसा है. अगर आपने वो रिपोर्ट कार्ड देखा होगा 360 डिग्री वाला, तो उसमें आपको वो ये भी बताना है कि बच्चे का क्लास का बिहेवियर कैसा है, बच्चा टीम वर्क में कम है क्या, उसके सोशल रिल्स कैसे है, सोशल रिलेशंस कैसे है, ये सारा उसमें आएगा. देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes that blank place should be encouraged to promote experiential learning, should be encouraged to promote critical thinking. पहले बच्चे को हमको अनुभव जनित अधिगम देना है. अनुभव जनित मतलब एक्सपीरियंस करवाना है. हमारे पास में आधुनिक लैब्स तो है, पर सॉरी टू से बहुत कम शिक्षक, बहुत कम विज्ञान के शिक्षक, गिने चुने शिक्षक बच्चे को लैब में फ्री एक्सेस देते. कई कहेंगे अरे भाई महंगा सामान है, टूट जाएगा, मैं कहाँ से रिकवरी भरूंगा. या बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप ही नहीं होने देते. सारे आंसर रुक जाओ बच्चों, मैं ही लिख के दे देता हूँ, या गाइड खरीद लो, लिख लो. तो ये नहीं होना चाहिए. एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, और उसके साथ साथ बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो. ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये जिस दिन बच्चा सोचने लगेगा उस दिन ऑटोमेटिकली बच्चे का विकास होना शुरू हो जाएगा. हम लोगों ने क्या किया अभी, सॉरी टू से मैं भी आता हूँ उसमें, हमने बच्चों की क्यूरियासिटी को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया. बच्चा हमारे पास आता नहीं है, उसके बजाय वो गूगल करना पसंद करता है. अगर हम उसको सही से बता पाते तो शायद स्थिति कुछ और होती. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का यही कहना है कि बच्चों को अनुभव जनित अधिगम दीजिए, समालोचनात्मक चिंतन करवाइए, उसको सोचने पे मजबूर करिए कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ. अभी अगर आपने देखा होगा, अभी जो साइंस में कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. केस स्टडी दी हुई है वहाँ पे, और उस पर आधारित प्रश्न हैं जो बच्चों को सोचने पे मजबूर करते हैं. आंसर भले ही वही होगा, वो उसको सोच के लिखना है कि अगर आप इस परिस्थिति में होते तो क्या करते. जैसे कक्षा 9 को इंग्लिश अगर पढ़ाने वाले लोग होंगे तो उन्होंने एक लेसन पढ़ा होगा जिसमें मुल्कराज आनंद ने लिखा हुआ लेसन है लॉस्ट चाइल्ड. उसमें वो बच्चा गुम जाता है. तो अभी इंग्लिश में अगर वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा पूछा जाएगा कि अगर आप उस बच्चे के जगह होते, खोए हुए बच्चे की जगह होते, तो आप क्या करते, या इस कहानी का अंत अपने हिसाब से लिखिए. सच काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन शुड बी देयर. उसके लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ज़रूरत है. आपको एक्सपीरियंस करवाना पड़ेगा, बच्चों को अनुभव देना पड़ेगा. देन नेक्स्ट देयर कम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन, ये नॉट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी. दिव्यांग छात्रों के बारे में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को नहीं दिया गया है. एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है क्या?
कि नहीं दिया गया है? दिया गया सर। मतलब ये सही है। 1-on-1 टीचर एंड ट्यूटर्स, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक निजी शिक्षक की बात की गई है दिव्यांग छात्र के लिए, हाँ या ना? की गई है ये नहीं भी सर। सर, की गई है। ओके ओके सर। देन सुटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, बच्चों को तकनीकी सुविधाएं दी जानी चाहिए। अभी पीएम श्री में 2 लाख का फंड था। बच्चे, अगर कोई दिव्यांग बच्चा है जिसके कान खराब हैं तो उसके लिए हियरिंग एड खरीदो। आप लोगों ने देखा होगा नवोदय में सभी तरफ रैंप बनाए हुए हैं, मतलब आपका इमारती ढांचा जो है वो सही बनाया गया है कि नहीं? आपके यहाँ पे टॉयलेट में, अगर लड़की के टॉयलेट में भी एक दिव्यांग छात्र जहाँ पर ऐसा टॉयलेट होना चाहिए, बॉयज़ टॉयलेट में भी होना चाहिए, हॉस्टल में भी होना चाहिए, रैंप होनी चाहिए। भले ही एक हाउस में बनाई होंगी पर रैंप बनाई हुई है, हाँ या ना? यस सर है। यस सर। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब सिर्फ ये नहीं है, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन नहीं है। अभी हम उनको स्पेशल एजुकेशन दे रहे हैं क्या? नो नो नहीं, सर। अभी हमने उनको Inclusive education. यस, Inclusive. नाउ वी गिव देम इंक्लूसिव एजुकेशन। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि यही नहीं है, निगेटिव है ये, तो उन्होंने नॉट पूछा। ये नॉट कई लोग देखते ही नहीं और टकाटक लगा देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes रिडक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। पाठ्यचर्या में कटौती की गई है क्या? देख के बताना। विषय वस्तु में कटौती की गई है ना? यस सर। सिलेबस कम किया Yes, गया है sir. कि नहीं? यस यस सर। जी। क्योंकि हमारे कुछ शिक्षकों का कहना था, सर अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो सिलेबस कब करेंगे, तो सिलेबस कम कर दिया गया। देन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, लचीलेपन जी, को सर। वृद्धि किया गया। एम्फोसिस ऑन रोट लर्निंग, रटंत को महत्व है क्या? ना ना नो सर। देन एम्फोसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग तो है ही है, क्रिटिकल sir. थिंकिंग पे जोर दिया गया है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 1, 2 और 4 3 नंबर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 4। मतलब पाठ्यचर्या में कटौती है, फ्लेक्सिबिलिटी है और क्रिटिकल थिंकिंग भी है। तो दोस्तों इसको पढ़ते रहिए क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो ये एक सिंपल हुआ, आपका 60 नंबर का जो पोर्शन है एकेडमिक पे बड़ा टफ जाता है। भाई जिसका भी माइक चालू है कृपया माइक बंद कर दें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट सजेस्ट बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में क्या प्रस्तावित है? समेटिव असेसमेंट है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है? फॉर्मेटिव असेसमेंट सर। समेटिव कट गया। असेसमेंट ऑफ रोड मेमोराइजेशन तो हो ही नहीं सकता, रटंत को तो सभी ने विरोध किया है। देन ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन भी नहीं है, तो बचा क्या? इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, स्वयं का आकलन और समूह का आकलन। बच्चा ग्रुप के साथ कैसा है और जब अकेले में होता है तो कैसा है, क्योंकि कई लोग ग्रुप में अलग छवि होती है और अकेले में बड़े, जैसे हमारे कई साथी हैं जब स्टेज पे भाषण देते तो बड़ा अच्छा देते हैं और जब अकेले में होते तो बहुत ही खड़ूस होते हैं। मैं खड़ूस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसके भी ज़्यादा एक और वर्ड है जिनका कोई ग्रेड नहीं होता। तो यहाँ पे हमको 360 में इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट देना है, रटंत नहीं बताना है, समेटिव असेसमेंट नहीं बताना है, पेपर पेंसिल का भी नहीं बताना है, सिर्फ कि हम पेपर परीक्षा के आधार पे उनको श्रेणियों में बांटते हैं क्या नहीं बांटते हैं। देन नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेजेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइजेस ऑन। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 काय पे जोर देती है? मोनोलिंग्वलिज्म, एक भाषावाद बोलती है क्या? नहीं। सिर्फ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन? नहीं।
हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोलती है क्या? नहीं, बहुभाषित्व ये करेक्ट आंसर है। एनईपी 2020 ने ना सिर्फ हिंदी के लिए बोला है, एक भाषा के लिए भी नहीं बोला, ना ही अंग्रेजी के लिए बोला। उनका कहना है बहुभाषा, बच्चे जितनी भाषाएं सीखेंगे उतना उनका विकास होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोनोलिंग्वलिज्म शुड बी प्रैक्टिस्ड एट ऑल लेवल। मोनोलिंग्वलिज्म होना चाहिए? नहीं। मैं ये ऑप्शन इसलिए पढ़ रहा हूँ दोस्तों, आपको ये ऑप्शन ध्यान में रह जाएंगे गलती से तो आपका फ़ायदा होगा, नहीं तो कहोगे सर ये तो हमको भी दिख रहे, पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। देन एम्फसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन रोट लर्निंग, ये भी नहीं है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी डिस्करेज, टेक्नोलॉजी के उपयोग को डिस्करेज करेंगे दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए? नहीं, उल्टा दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने पे जोर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट टू चूज देयर लर्निंग ट्रेजेक्टरीज एंड प्रोग्राम्स। बच्चे अपने सीखने का एरिया, पथ और उनको किस हिसाब से कार्यक्रम चुनेंगे उसका लचीलापन बच्चों को दिया है। वी प्रोवाइड देम चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, हमने उनको चॉइस ऑफ सब्जेक्ट दी है कि तुम जो चाहे वो सब्जेक्ट ले पाओगे। क्लियर है? हेलो फ्रेंड्स। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर। हाँ, आगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइजेस ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 काय पे जोर देती है? फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लचीली बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पे जोर देती है। ओनली द एस्पेक्ट्स related to cognitive development of children, standardization of a national curriculum, measurement of memorization and abilities of children। अगर ये प्रश्नों को ध्यान से पढ़े तो इसको सही आंसर सभी को मिल जाएंगे। होता यूँ है कि हम लोग इसको ध्यान से लेते नहीं हैं और बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन में ही गलती होती है। ये क्वेश्चन में तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इजीली ध्यान में आ जाता है कि हमने फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को एक्सेप्ट किया है। Then the purpose of assessment as per the National Education Policy 2020 is to provide information on, मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देना है? हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम। मूल्यांकन करने के बाद हमको मालूम पड़ेगा कि बच्चा काय में कम है, उसको कक्षा में क्या प्रॉब्लम है, कक्षा के बाहर क्या प्रॉब्लम है, ये हम चेक करेंगे और उसको सहायता कैसी दी जा सकती है ये देखेंगे। हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम, ये इसका सही आंसर है। कंपैरिजन तो हम करेंगे ही नहीं। गैप्स एंड डिफिशिएंसी इन स्टूडेंट लर्निंग, ये भी हम देखेंगे नहीं। मेमोराइजेशन कैपेसिटीज ऑफ द स्टूडेंट, मेमोराइजेशन की कैपेसिटी तो नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि बच्चे को कैसे सहायता दी जा सकती है, वो कहाँ कम पढ़ रहा है, उसको कहाँ विकसित किया जा सकता है, ये हमको देखना है। मूल्यांकन का हमारा मुख्य उद्देश्य वही है। देन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द एम्फोसिस ऑफ एजुकेशन शुड बी ऑन, एनईपी का एम्फोसिस जोर काय पे है? रोट लर्निंग पे तो है ही नहीं, लर्निंग फॉर एग्ज़ाम भी नहीं है, डिकॉन्टेक्चुअलाइज कंटेंट्स भी नहीं है, जबकि कॉन्टेक्चुअलाइज कंटेंट है। करेक्ट आंसर इज ए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को संकल्पनात्मक समझ आनी चाहिए। बच्चे कंसेप्ट समझ ले, एक बार जैसे वो समझ ले कि भाई साउंड कैसे ट्रैवल करता है तो फिर हम उसको बाकी का पढ़ा पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से एक आधी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, ये अगर बच्चा एक बार संकल्पना समझ ले, उसकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वो लाइफ में लिख पाएगा। मतलब लाइफ में कोई भी अगर बात आती है, जैसे इंग्लिश के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा एप्लीकेशन लिखना सीख जाए, तो लाइफ में कभी अगर एप्लीकेशन लिखने का काम पड़े तो उसको लिखते आना चाहिए।
Next question. In the context of assessment, National Education Policy 2020 proposes आकलन के बारे में क्या कहती है NEP 2020? रिकॉल बेस्ड तो नहीं है, समेटिव खत्म ही कर दिया है, समेटिव को क्या कर दिया अभी, फॉर्मेटिव। लर्निंग फॉर एग्जाम भी खत्म कर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों की आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच के बारे में उसको बताना है। जब आप लोग कभी स्कूल में रहे होंगे तो आपको याद होगा, संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण करो, ऐसा आता था। हाँ प्रभास सर बोलिए। प्रभास सर कुछ कहना है आपको? नहीं सर, कंटिन्यू। नहीं, आपने हाथ ऊपर किया करके। नहीं, वो गलती से दब गया। चलिए कोई नहीं। बच्चों की आलोचनात्मक सोच, जैसे एक आधे कविता का मीनिंग आपके हिसाब से क्या निकलता, या एक क्वेश्चन होता था लैंग्वेज में, कविता का रस ग्रहण करिए। अब रस ग्रहण करने का मतलब होता था कि आपको कविता कैसी लगी, अपने शब्दों में उसको लिखिए। तो हम वही चाहते हैं कि बच्चा एनालिसिस करे, वो क्रिटिकली थिंक करे। क्रिटिकल थिंकिंग शुड बी देयर। द नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस अ शिफ्ट टूवर्ड्स, किसकी ओर बदलाव है हमारा? हमें क्या सीखना है? लर्निंग टू लर्न। सीखे कैसे, ये सीखना है। मतलब बच्चे को रोटी खाना नहीं, या रोटी कमाना कैसे अगर हम सिखा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो पैसे कमाने लग जाएगा। ठीक उसी तरह से सीखना कैसा है, ये हमको बच्चे को सिखाना है। लर्निंग टू लर्न इज द मेन कंसेप्ट हियर। रोट लर्निंग तो है ही नहीं। इंक्रीज इन कोर्स कंटेंट, सामग्री में वृद्धि नहीं की हमने, कटौती की है। स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं है। हमारा मानना है कि बच्चे की एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर अगर हो गई तो वो सब कुछ कर लेगा। उसको हमको लर्निंग टू लर्न सिखाना है। सीखना, ये सिखाना है कि सीखना कैसे है। देन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों का किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? रिपोर्ट कार्ड, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। ये तीनों कंसेप्ट जो है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इसको पढ़ के रखिए। इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये आपको बीएड केस में मिल जाएंगे, या सर्च करो नेट पे। एज पर NEP 2020, असेसमेंट ऑफ लर्नर, असेसमेंट फॉर लर्नर, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये 3 कंसेप्ट है। पता है क्या आपको? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। कोई डिफाइन करेगा इसको? मारुति सर। आज तो समेटिव हो गया सर, फॉर्मेटिव हो गया सर। अभी भी ये चीज पे आदत, पूरन सर अभी भी इस पे जोर दिया हुआ है। बताइए मारुति सर प्लीज। फॉर और एज। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, इसमें क्या है, बहुत इजी मेथड है इसका वैसे ना। प्लीज जैसे बताइए फॉर सर। फॉर्मेटिव, फॉर फॉर्मेटिव, ऑफ फॉर समेटिव। अगर आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी है तो फॉर का यूज करेंगे हम, ओके। और समेटिव करनी है तो ऑफ का यूज करेंगे, हाँ और मेटा कॉग्निटिव करनी है तो एज का यूज करेंगे। ओके सर, वेरी हाँ। गुड। फॉर फॉर्मेटिव के लिए, ऑफ समेटिव के लिए, और दोनों मिक्स करनी है तो एज। बरोबर है? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। मारुति सर और कुछ डिफाइन करना चाहेंगे आप? नहीं सर, ठीक बोल रहे हैं सर। जब लर्निंग फॉर्म होती है तब फॉर्मेटिव होता है, और आफ्टर लर्निंग जब हम करते हैं तो वो समेटिव होता है। और जो कंटिन्यूस प्रोसेस में असेसमेंट जब भी हो रहा है तब भी लर्निंग कर रहे हैं हम सब, तो दैट इज असेसमेंट एज लर्निंग। ओके मैम। एज में तो सर बच्चा खुद अपने आप को भी असेस करता है ना, पीर के साथ मिलके भी करता है।
यस सर, पीर ग्रुप में जब बैठा होता है बच्चा तो एज लर्निंग का यूज कर रहा होता है वो। करेक्ट सर। असेसमेंट एज सेल्फ लर्निंग वो अपने असेसमेंट दोस्तों के, अपने टेस्ट छुड़ाने के माध्यम से, दोस्तों के साथ छुड़ाने के माध्यम से भी सीख रहा होता है। तो पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट उसमें ही आएगा। यस सर, यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट, मारुति सर की स्टडी अच्छी है भाई। नाउ सी हियर देयर इज एन वन एग्जाम्पल। हेतल नाम की एक लड़की है जो घर में गुजराती बोलती है एंड इज़ फ्लुएंट इन रीडिंग एंड राइटिंग द लैंग्वेज। वो गुजराती बढ़िया बोल लेती है, लिख भी लेती है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हर स्कूल इज़ हिंदी, अ लैंग्वेज शी डज नॉट नो। जो गुजरात में पढ़ा रहे होंगे नवोदय में, उन लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम है। बच्चे गुजराती बैकग्राउंड के और हम लोग स्कूलों में हिंदी में पढ़वाते हैं। एज पर NEP 2020 व्हाट मेजर मस्ट बी टेकन बाय द स्कूल इन दिस सिचुएशन। ऐसे स्थिति में स्कूल को क्या करना चाहिए? हेतल को तो हिंदी आती नहीं, स्कूल वाले टीचर हिंदी में पढ़ाते हैं क्योंकि स्कूल के टीचर बहुत सारे राजस्थान से हैं, MP से हैं, अंग्रेजी में पढ़ा नहीं पाते हैं, या पढ़ा भी लेते तो बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करोगे? ऐसे स्थिति में ऑल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेटिव लैंग्वेज। हर बच्चों को हमको बताना पड़ेगा कि भैया एक दूसरे की भाषा का सम्मान करो, कल्चर का सम्मान करो, मल्टीलिंग्वलिज्म के संस्कृति का बढ़ावा दो। नहीं तो क्या होगा? मल्टीलिंग्वलिज्म की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो भी नहीं चलेगा। अब अगर वो हेतल गुजराती में बात करती है तो उससे गुजराती सीखने की कोशिश करो या उसकी भाषा का सम्मान करो। क्लियर है? नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक्स, NEP 2020 सजेस्ट दैट लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी, सिर्फ पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी और क्या क्या बताना है? फोकस टूवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों में खोजबीन की, बच्चों में इंक्वायरी की क्षमता को विकसित करें। उनका मानना है बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन तो गलती है। बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग स्टूडेंट कंटेंट एवरी 3 मंथ, उसके 3 महीने बाद, हर 3 महीने में उसका विषय वस्तु को बढ़ा देना, ये भी गलत है। फोकस टूअर्ड लर्निंग फॉर एग्ज़ाम, कि सिर्फ पढ़ाई परीक्षा के लिए करो, ये भी गलत है। हमें उसे ऐसा शिक्षण देना है जो उसकी चिकित्सक वृत्ति को डेवलप करे। चिकित्सक वृत्ति मतलब वो हर काय में कुछ न कुछ पूछे आकर के। आज वो बच्चे नहीं रहे कि बच्चे आकर के पूछते ही नहीं हैं कि सर आपने ये बताया था, ऐसे कैसे हुआ, इसका आंसर ये क्यों नहीं है। पहले के ज़माने में हम लोग जा जा के हमारे टीचर का दिमाग खाते थे, आज वैसा कुछ नहीं होता। बरोबर है क्या? हाँ भाई, किसी को कुछ कहना है? पहले ऐसा था कि टीचर्स बोलते थे ठीक है जा खोज, खुद ढूंढ के ला। आज वैसा नहीं है। सर अब तो यूट्यूब पे बच्चे सर्च कर लेते हैं जाके, उनको लगता है कि यहाँ तो कंफ्यूजन होगी, यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो। मैडम, व्हाट्सएप और यूट्यूब यूनिवर्सिटी में सारा ही सही होगा ये ज़रूरी नहीं ना। हाँ ये तो है, लेकिन बच्चों को लेकिन ऐसा ही लगता है, सोचते हैं। नहीं तो ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? बीच की एक पीढ़ी ने बच्चों की क्यूरियोसिटी को बहुत सिस्टमेटिकली किल किया। अगर कोई बच्चा बड़ी मुश्किल से क्लास में पूछ लेता तो हमारे कुछ साथियों ने उस बच्चे की ऐसी इंसल्ट करी, क्यों इतना सा नहीं आता, गधे हो तुम, ये नहीं समझ पाए तुम। वो बच्चा कहीं ना कहीं धीरे 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 पैसिव होता चला गया। जो एक्टिव था वो पैसिव हो गया। पर फिर से अब NEP कहती है कि बच्चे में वो चिकित्सक वृत्ति को विकसित करिए, उनको क्रिटिकल थिंकिंग की ओर लेके जाइए। अगर ग्रहण हुआ तो ग्रहण क्यों हुआ, ग्रहण होता है तो क्यों होता है। बच्चों के दिमाग में जब ये क्यों आएगा ना तो उसका विकास होना तय है। उसके बहुत सारे कारण हैं। मैंने व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छा पढ़ा था। आज अगर 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा आके बताता है कि मम्मा आज हमारे स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ था, हमारे टीचर ने बताया ऐसा ऐसा था, तो मम्मा कहती है
अच्छा मुझे पता है, वो उसकी क्यूरियोसिटी ख़त्म कर देती क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। पर अपना बचपन याद करिए, आप घर में जाते दादी को बोलते कि दादी आज स्कूल में ऐसा हुआ, टीचर ने ये बताया, तो दादी कहती हाँ अच्छा बताओ मुझे क्या बताया था। दे आर रेडी टू लर्न, वो सुनना चाहते थे, इसलिए बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती थी। आज वो रही नहीं। तो एनईपी ये कहता है कि हमें बच्चे में वो क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करना है फिर से। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फोसिस ऑन समप्रत्ययित समझ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बच्चे को कंसेप्ट समझाओ, एक साथ पूरा नहीं समझाओ, कंसेप्ट समझाओ, धीरे धीरे वो पूरा समझ लेगा। रोट लर्निंग नहीं, प्रैक्टिस ड्रिल नहीं, लर्निंग फॉर एग्जाम नहीं, सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एक बार कंसेप्ट समझ जाए बच्चा खुद से कर लेगा, आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देन एनईपी 2020 proposes inclusion of group work and self assessment for assessment of children। सेल्फ असेसमेंट बच्चों को दिया है, ग्रुप वर्क दिया है, अकेले का काम नहीं, पूरे टीम ने मिलकर काम करो, टीम का एनालिसिस करेंगे हम। साथ ही साथ उसका खुद का एनालिसिस उसको खुद को करना है कि मैंने कहाँ तक किया, मेरा कितना है, वेयर आई स्टैंड। ये एनईपी 2020 एसेक्स करता है, प्रपोज करता है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द एनईपी 2020। निम्नलिखित में से क्या नहीं बताया हुआ एनईपी 2020 में। पनिशमेंट तो बैन कर दी, मतलब इसका सही आंसर हो गया जिसमें पनिशमेंट आ गई। स्टूडेंट टीचर शुड फोकस ऑन यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। टीचर ने रिवार्ड देना है, पनिशमेंट देनी है, ये गलत बात है, तो इसका सही आंसर हुआ ये। नॉट बोला इसने, ये नॉट पे ध्यान देना है, लोग नॉट पे ध्यान देते ही नहीं। नेक्स्ट, एनईपी 2020 एम्फसाइजेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम। ये तो हम देख चुके हैं, करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब एक आधा टॉपिक हम फर्स्ट टर्म में पढ़ा लें, ज़रूरी नहीं है कि वो सेकंड टर्म में ही पढ़ाए। टीचर को लगता है कि भाई जैसे केमिस्ट्री वगैरह में कुछ टॉपिक हैं जिनका नंबर तो 7th है, पर टीचर को लगता है कि ये पहले पढ़ लेना चाहिए तो पहले पढ़ा सकता है। करिकुलम फ्लेक्सिबल रहेगा। देन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिकेटेड टू द पेरेंट्स वुड बी, जो हम प्रोग्रेस कार्ड देंगे उसमें क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ द स्टूडेंट, कि आपका बच्चा किस में कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, वो कैसा यूनिक है। यूनिक मतलब आपका बच्चा किस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यूनिक है, ये उसको बताना है पेरेंट को। देन एनईपी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस एज, क्लासिकल लैंग्वेज इसमें काय के लिए बोला है, कंपल्शन किया है क्या क्लासिकल लैंग्वेज का। 3 लैंग्वेज फार्मूला में तो एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज है, इसके अलावा भी ले सकता है क्या वो। हेलो फ्रेंड्स, हाँ सर, वो तमिल और ये जर्मन। अगर जैसे उसको 3 लैंग्वेज फार्मूला में एक हो गई हिंदी, एक हो गई इंग्लिश, एक हो गई रीजनल लैंग्वेज, इसके अलावा भी वो ले सकता है क्या। ले सकता है सर, ले सकता है। हाँ, वो जो ले सकता है उसको कहा है उन्होंने एडिशनल ऑप्शन, जिसमें वो संस्कृत चाहे संस्कृत लेगा, या हमारी जो क्लासिकल भाषाएं जिसमें तमिल है, मलयालम है, ये क्लासिकल लैंग्वेजेस वो ले सकता है एन एडिशनल ऑप्शन, अतिरिक्त विकल्प के रूप में। देन एनईपी 2020 proposes दैट चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड शुड बी टॉट इन। हाँ मैडम। सर क्लासिकल लैंग्वेज में क्या ये जर्मन और फ्रेंच भी आ जाएंगी। मैडम जर्मन और फ्रेंच क्लासिकल लैंग्वेज में शायद नहीं आएंगी, ये फॉरेन लैंग्वेज में आएंगे सर। और जब क्लासिकल लैंग्वेज में तो संस्कृत है और तमिल है और मलयालम है और कन्नड़ है, शायद 5 या 6 लैंग्वेजेस है सर जी। और ओडिया भी है सर, ओडिया भी। सर उर्दू भी है क्या क्लासिकल लैंग्वेज। मैडम क्लासिकल लैंग्वेज में शायद उर्दू नहीं है, क्लासिकल लैंग्वेज में 6 या 7 साउथ की सारी लैंग्वेज है। हाँ जी, ओके, साउथ की सारी लैंग्वेज है और साउथ की संस्कृत है।
संस्कृत और साउथ की सारी लैंग्वेजेस है पूरन सर के अनुसार। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 6 या 7 लैंग्वेजेस है इसमें, क्लासिकल लैंग्वेज में। तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, तमिल, मलयालम, संस्कृत। ओके सर। और एनईपी प्रपोजेस चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड शुड बी टॉट इन होम लैंग्वेजेस। उनको घर की भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, स्थानिक भाषाएं में पढ़ाया जाना चाहिए। देन व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। आकलन के लिए अंतर्निहित क्या होना चाहिए? ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। लर्निंग को ऑप्टिमाइज करना है और उनको सीखने के लिए विकसित करना है, उनके लिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण करनी है जिसमें बच्चा खुद सीख लेगा। हमें सिर्फ परिस्थिति बनानी है, बच्चा खुद से सीख लेगा, ये इसमें एक्सपेक्टेड है। देन नेक्स्ट, which of the following is the latest legislation passed by the Indian Parliament for people with disability? डिसेबिलिटी पीपल के लिए कौन सा कायदा पास किया गया है? इसका एक नाम है, किसी को पता है क्या? RPWD एक्ट। RPWDA है शायद ना? जी सर, जी सर, जी। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। और ये बी नंबर का भी इसमें करेक्ट है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज will have equal opportunities, protection of rights and full participation act। तो इसका सही आंसर एक्चुअली ये वाला है, RPWDA। इसमें अभी बहुत सारी डिसेबिलिटीज को ऐड किया हुआ है। Which of the following statement regarding proposal made by National Education Policy 2020 is not correct? इसमें फॉर्मेटिव से समेटिव नहीं है, ये गलत है, बाकी सारे करेक्ट है। NEP proposes that a variety of methods and strategies such as group work and role plays be used for assessment। रोल प्ले हम असेसमेंट के लिए यूज करेंगे। NEP proposes that apart from assessment by the teacher, other ways such as self assessment and peer assessment should be encouraged। NEP 2020 proposes that report card of the student should be include progress in the cognitive, affective and psychomotor domain। करेक्ट है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही यहीं पे रोकते हैं।